तो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉकचेन की यूनिट 5। और इस यूनिट में हमने जो लास्ट 3 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूनिट 5 से वो सभी कवर किए। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स इन ब्लॉकचेन दैट आर हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड। ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, वो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। विच क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम इज यूज्ड इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर कौन कौन सी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज होती है उनका भी डिटेल में देखेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्रिप्टोग्राफिक डिजिटल सिग्नेचर इन ब्लॉकचेन नेटवर्क। क्रिप्टोग्राफिक डिजिटल सिग्नेचर का ब्लॉकचेन नेटवर्क में क्या यूज होता है इसको भी देखेंगे। 2021 2022 में आया हुआ है, ये 2 बार आ चुका है ये वाला। 2021 में भी, 2022 में भी, और ये 2020 में 2021 में आ चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिब्रेट द वर्किंग ऑफ मर्कल ट्री। मर्कल ट्री में देखेंगे। और इसके बाद मैंने इस वाले क्वेश्चन को लिया नोट्स में क्योंकि दोनों रिलेटेड थे। एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ मर्कल ट्री इन ब्लॉकचेन, ये भी एक बार आ चुका है। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करा है हमने, एक्सप्लेन SHA 256 हैशिंग एल्गोरिथम, ये भी 2021-22 में आ चुका है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 5 का जो हमने आंसर है वो सेकंड वाले में कर लिया है क्योंकि इसके अंदर 2 एल्गोरिथम है जिसमें कि SHA भी है। और एक सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस ब्लॉकचेन फॉर गवर्नमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिजिटल आइडेंटिटी, लैंड रिकॉर्ड्स एंड अदर काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स कीपिंग बिटवीन अदर गवर्नमेंट एंटिटीज, इज इट सेफ, जस्टिफाई योर आंसर, ये 2022-23 में आया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं उनको डिस्कार्ड करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल्स होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग इन ब्लॉकचेन इन्वॉल्व्स चेकिंग एंड वेरीफाइंग ट्रांजैक्शंस and data stored on a blockchain network to ensure they are accurate, secure and comply with the rules and regulations. ऑडिटिंग में हम ये चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है वो सही है कि नहीं है, और जो डाटा स्टोर्ड है ब्लॉकचेन नेटवर्क पे वो एक्यूरेट है, सिक्योर है, और सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑडिटिंग एंश्योर्स ट्रांजेक्शंस आर टेम्पर प्रूफ एंड ट्रेसेबल ड्यू टू इट्स इम्यूटेबल लेजर। ऑडिटिंग हमें इस बात की भी गारंटी देता है कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो टेम्पर प्रूफ हैं और ट्रेसेबल भी हैं। किस वजह से? उसके इम्यूटेबल लेजर की वजह से। The transparency enhances accountability and simplifies compliance with legal requirements. ट्रांसपेरेंसी जो है वो एनहांस करता है अकाउंटेबिलिटी को और सिंप्लीफाई करता है लीगल रिक्वायरमेंट जो भी होती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी सिक्योरिंग एप्लीकेशंस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस अ स्ट्रक्चर ऑफ डाटा विद इनहेरेंट क्वालिटीज। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डाटा के स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है जिसमें कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज रहती हैं, क्वालिटीज रहती हैं। Next, it's based on principle of cryptography, decentralization, and consensus, which ensures trust in transactions. ये क्रिप्टोग्राफी, डिसेंट्रलाइजेशन और कंसेंसस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है जिससे कि ट्रस्ट क्रिएट होता है ट्रांजेक्शन्स के बीच में। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग टेस्टिंग एंड सिमिलर अप्रोचेस टू गारंटी ट्रस्ट। Testers must ensure that all the components of a blockchain are working perfectly and that all applications are interacting with it in a trusted manner. ट्रस्ट को गारंटी करने के लिए टेस्टर ये चेक करता है कि सभी ब्लॉकचेन के कंपोनेंट परफेक्टली वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जितनी एप्लीकेशन है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, जिससे कि हम ट्रस्ट का पता कर सकते हैं। अगर इंटरेक्ट कर रही है तो ट्रस्ट है, वो इंटरेक्ट नहीं कर रही है तो उनके बीच में ट्रस्ट नहीं है। सम ऑफ द कोर कंपोनेंट दैट शुड बी रन इंक्लूड फंक्शनल परफॉर्मेंस, API, नोड टेस्टिंग एंड अदर स्पेशलाइज्ड टेस्ट। तो किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं इसमें? फंक्शनल टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, API टेस्ट होता है। API मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, नोड टेस्टिंग होती है, और भी कुछ अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, डेटाबेस सिक्योरिटी। द रिकॉर्ड्स ऑन अ ब्लॉकचेन आर सिक्योर्ड थ्रू क्रिप्टोग्राफी। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से सिक्योर्ड है। Network participants have their own private key that are assigned to the transactions they make and act as a personal digital signature. जितने भी नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनके पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की रहती है जो उनको असाइन करी जाती है ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, जो कि पर्सनल डिजिटल सिग्नेचर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज continuity planning. Business continuity planning (BCP) is the process involved in creating a system of prevention and recovery from the potential threat to a company. तो कंटिन्यूटी प्लानिंग में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि हम जो हमें थ्रेट रहती हैं उसको हम या तो प्रिवेंट कर सके थ्रेट से अपने आप को, या अगर थ्रेट की वजह से हमारे सिस्टम या प्रोडक्ट पे कुछ इफेक्ट आ भी जाता है तो उससे हम रिकवर कर सकें।
The plan ensures that personal and assets are protected and are able to function quickly in the event of a disaster. तो ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी असेट्स हैं, सब प्रोटेक्ट रहें अगर कुछ थ्रेट होते हैं, इम्पैक्ट करता है तो। डिजिटल वर्कफोर्स टेस्टिंग। The digital workforce is used to describe a variety of robotic and automated solutions for driving productivity efficiencies in the workplace. तो डिजिटल वर्कफोर्स ट्रेनिंग कुछ नहीं होता, रोबोटिक और ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस रहते हैं जिससे कि हम इफिशियंसी बढ़ा सकें। डिजिटल वर्कफोर्स ट्रेनिंग हेल्प्स इन मेकिंग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मोर इफिशिएंट। डिजिटल वर्कफोर्स ट्रेनिंग की हेल्प से सिक्योरिटी और अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम यूज्ड इन ब्लॉकचेन आर। देखो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम दो इसके अंदर होती है, एक तो होती है इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, एक SHA 256 एल्गोरिथम होती है। तो ये एक क्वेश्चन में अंदर भी आ सकती है दोनों की, जैसे यहाँ पे ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है, और ये दोनों अलग अलग भी आ सकती है कि व्हाट इज इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी और व्हाट इज SHA 256। सो सबसे पहले हम देखते हैं इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी इज अ की बेस्ड टेक्निक फॉर एनक्रिप्शन डाटा। तो ये की बेस्ड टेक्निक होती है जिसमें हम डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्शन मतलब कोई प्लेन टेक्स्ट होता है और उसको हमें रिसीवर को भेजना होता है, तो कोई हमारे मैसेज को बीच में रीड ना करवाए, उस प्रोसेस को एनक्रिप्शन कहते हैं, सिक्योर्ड वे में भेजना। इसी से फोकस ऑन पेयर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन एंड एनक्रिप्शन इन ब्लॉकचेन नेटवर्क। इसी से फोकस करता है पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों के कॉम्बिनेशन पे, जिससे कि इनक्रिप्शन भी अच्छे से हो पाए, डिक्रिप्शन भी अच्छे से हो पाए। ECC इज अ पावरफुल क्रिप्टोग्राफी अप्रोच। ये एक पावरफुल क्रिप्टोग्राफी अप्रोच होता है ECC। इट जनरेट्स सिक्योरिटी बिटवीन की पेयर्स फॉर पब्लिक की एनक्रिप्शन व्हाइल यूजिंग द मैथमेटिक्स ऑफ इलेक्टिव कर्व्स। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमें, बेसिकली इसका मतलब यही। ECC have gradually been growing in popularity due to its smaller key size and ability to maintain security. ECC पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका जो की का साइज है वो बहुत ही छोटा है और वो सिक्योरिटी को भी एनहांस करता है। और नेक्स्ट पॉइंट, ECC bases its approach to public key cryptographic system on how elliptical curves are structured algebraically over finite field. ECC इस अप्रोच पे बेस्ड रहता है कि इलेप्टिकल कर्व किस तरीके से फिट हो सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। ECC creates keys that are more difficult mathematically to crack. ECC इस टाइप की क्रिएट करता है जो कि बहुत डिफिकल्ट होती हैं और उनको क्रैक करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। For this reason, ECC is considered to be the next generation implementation of public key cryptography in blockchain network. इसी रीजन की वजह से, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होती है, ये माना जाता है कि ECC जो है नेक्स्ट जनरेशन है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की। और नेक्स्ट इज SHA 256। ये क्वेश्चन अलग से भी आया हुआ है, SHA 256 एल्गोरिथम क्या होती है, और ये दोनों एल्गोरिथम एक क्वेश्चन के अंदर भी आई हुई है, तो देखते हैं। Secure hashing algorithm SHA 256 is the hash function and mining algorithm of the Bitcoin protocol। एक टाइप का हैश फंक्शन भी होता है और एक माइनिंग एल्गोरिथम भी होती है जो कि बिटकॉइन प्रोटोकॉल के अंदर यूज होते हैं। It refers to the cryptographic hash function that outputs a 256 bits long value। एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है जिसकी आउटपुट जो होती है वो 256 बिट्स की होती है। इट moderates the creation and management of addresses and it also used for transaction verification। ये ट्रांजेक्शन के वेरिफिकेशन में भी यूज होता है। इट इज अ सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम कॉमनली यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेशन। ये एक सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम है जो कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। SHA 256 is the most famous of all cryptographic hash functions because it's used extensively in blockchain technology। SHA फेमस किस लिए है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। SHA 256 hashing algorithm was developed by National Security Agency NSA in 2001। SHA 256 को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने 2001 में डेवलप किया था। The algorithm is a variant of SHA 2। ये SHA 2 का वेरिएंट है, एक सिक्योर हैश एल्गोरिथम 2 होता है SHA 2 की फुल फॉर्म। SHA 256 is also used in popular encryption protocols such as SSL, TLS और SSH। ये SSL, TLS और SSH प्रोटोकॉल्स में भी यूज होता है। This hash algorithm is extremely secure and its working aren't known in public domain। और ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है SHA 256,
और इसकी जो वर्किंग है वो पब्लिक डोमेन में नॉन नहीं है, मतलब नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा इंफॉर्मेशन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू वेरीफाई अ कंटेंट ऑफ डाटा विदाउट रिवीलिंग इट। ये हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है उसको प्रोटेक्ट करता है। It is also used for password verification since it does not require the storage of exact password. ये पासवर्ड वेरिफिकेशन में भी यूज होता है। तो नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर, क्वेश्चन नंबर 3। Asymmetric cryptographic mechanism is used to verify the credibility of the transactions in a deceitful environment. किसी भी ट्रांजेक्शन की क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। जो डिजिटल सिग्नेचर रहता है वो बेस्ड होता है एसिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी के प्रिंसिपल पे। ईच ट्रांजेक्शन मेंबर इज प्रोवाइडेड विद द पब्लिक एंड प्राइवेट की। जितने भी मेंबर रहते हैं सबको एक पब्लिक की दी जाती है, एक प्राइवेट की दी जाती है। अ प्राइवेट की इज स्टोर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, इट इज यूज्ड फॉर साइनिंग नेगोशिएशंस। जो प्राइवेट की होती है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को स्टोर करती है। द ट्रांजेक्शंस दैट आर साइंड आर ट्रांसमिटेड across the distributed network and the public keys are used for their accessibility। जो ट्रांजेक्शन साइन हो चुके होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे अवेलेबल होते हैं, पब्लिक की उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज होता है, उनको एक्सेस कर सके ताकि हम। इन डिजिटल सिग्नेचर देयर आर 2 लेवल्स इन्वॉल्व। इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर के अंदर 2 लेवल होते हैं। फर्स्ट इज वेरिफिकेशन फेज, नेक्स्ट इज साइनिंग। ड्यूरिंग द फेज ऑफ साइनिंग द एनक्रिप्शन ऑफ द डाटा इज कैरिड आउट यूजिंग द प्राइवेट की बाय द सेंडर। साइनिंग फेज में एनक्रिप्शन के लिए प्राइवेट कीज का यूज करता है सेंडर। एनक्रिप्टेड रिजल्ट एंड नेटिव डाटा आर डिलीवर्ड विच आर सेंड टू द रिसीवर ऑफ द ट्रांजेक्शन। एनक्रिप्टिव रिजल्ट और नेटिव डाटा का भी यूज होता है जो कि ट्रांजेक्शन के रिसीवर को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर द वैलिडेशन ऑफ द रिसीव्ड वैल्यू बाय द रिसीवर द पब्लिक की इज यूज्ड एंड द डाटा आर चेक्ड इफ इट हैज बीन मॉडल्ड। फॉर द वैलिडेशन ऑफ रिसीव्ड वैल्यू बाय द रिसीवर, सपोज रिसीवर ने कुछ रिसीव किया तो पब्लिक की चेक करता है कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके तो हमारे पास नहीं भेजा गया। नेक्स्ट, elliptic curve digital signature allowed algorithm ECDSA is used in implementing digital signature mechanism in blockchain। ECDSA का यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर को इम्प्लीमेंट करने में। The private blockchain is used to sign and record various messages while the digital signature is validating using the public key। प्राइवेट की जो है वो साइन करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है मैसेज को, और जो पब्लिक की है वो वैलिडेशन के लिए यूज होता है। ये इसका डायग्राम है, इसको हम देख लेना अच्छे से, और एग्जाम में बना के आता है क्योंकि डायग्राम से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सपोज ये क्या बता रहा है कि कोई भी मैसेज है वो प्राइवेट की के पास जाएगा, प्राइवेट की से वो मैसेज एनक्रिप्ट होगा, और फिर वो जो डिजिटल सिग्नेचर है वो पब्लिक की के पास जाएगा, और जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वेरीफाई होने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्कल ट्री। A Merkle tree is a data structure that is used in computer science applications। तो Merkle tree एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस में यूज होता है। In Bitcoin and other cryptocurrencies, they are used to encrypt blockchain data more efficiently and securely। Bitcoin के अंदर भी और बाकी उससे अलग जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर भी हम मर्कल ट्री का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो डाटा को इफिशिएंटली और सिक्योरली स्टोर कर सके या यूज कर सके उस डाटा का। It is a mathematical data structure made up of hashes of various data blocks and then summarize all the transaction in a block। तो ये एक मैथमेटिकल डाटा स्ट्रक्चर है जो इनिशियली ट्रांजेक्शन के हैशेस का यूज करता है एंड देन उनके हैशेस को कंबाइन करते करते मर्कल रूट तक पहुंच जाता है। It also enables quick and secure content verification across big dataset and verifies the consistency and content of the system। ये जो डाटा सेट होते हैं उनकी कंसिस्टेंटी को चेक करता है और वेरीफाई भी करता है। तो ये डायग्राम में ये आपको एग्जाम में बना के आना है। इसमें क्या है, हमारे पास इनिशियली ट्रांजेक्शन थी, ट्रांजेक्शन ए, ट्रांजेक्शन बी, ट्रांजेक्शन सी, ट्रांजेक्शन डी, और इन ट्रांजेक्शन्स की हैश वैल्यूज थी ये। जैसे ट्रांजेक्शन ए की हैश ए हो गई, ट्रांजेक्शन बी की हैश बी हो गई, ट्रांजेक्शन सी की हैश सी हो गई, ट्रांजेक्शन डी की हैश डी हो गई। यानी ये हैश वैल्यूज कंबाइन होके हैश ए बी बनाएंगी और इधर से ये कंबाइन होके हैश सी डी बनाएंगी, और ए बी और सी डी मिलके हैश ए बी सी डी बनाएंगी। और जो ए बी सी डी हैश होगा उसको हम मर्कल रूट बोल देते हैं, और ये जो सबसे नीचे रहती है हैश वैल्यूज उनको लीफ नोड्स बोलते हैं। यहाँ पे ए और बी लीफ है, और ये जो इंटरमीडिएट होती है हैश वैल्यूज इनको हम बोलते हैं नॉन लीफ। सो इस एग्जाम्पल के बारे में ये लिखा है।
ABCD are 4 transactions all executed on the same block. तो ABCD 4 ट्रांजेक्शन है, ABCD ये चारों. ये ट्रांजेक्शन इज देन हैश, आफ्टर हैशिंग वी गेट द फॉलोइंग. हर एक ट्रांजेक्शन को हमने हैश किया, हैश ए हैश बी. द हैशेस आर पेयर्ड टुगेदर रिजल्टिंग इन हैश ए बी एंड सी डी. और ये हैशिंग का हमने पेयर कर दिया ए बी और सी डी, ए एंड बी का, जिससे ए बी बन गया, और सी और डी को पेयर कर दिया, जिससे सी डी बन गया. द मर्कल रूट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग दीज टू हैशेस मींस ABCD. तो ए बी और सी डी को कंबाइन करने के बाद हमको मर्कल रूट बन गया, जिसको हम हैश ABCD बोले. तो हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मर्कल ट्री. ये क्वेश्चन भी आ चुका है. एप्लीकेशंस क्या क्या होगी. मर्कल ट्री आर यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फॉर एफिशिएंट डाटा वेरिफिकेशन. तो मर्कल ट्री का हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज करते हैं, जिससे कि डाटा वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाए. मर्कल ट्रीज कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई एनी काइंड ऑफ डाटा स्टोर्ड, हैंडल्ड एंड ट्रांसफर्ड इन एंड बिटवीन कंप्यूटर्स. मर्कल ट्री ये भी वेरीफाई करता है कि कोई भी किस तरीके का डाटा स्टोर्ड है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं तो कंप्यूटर के बीच में नहीं कर सकते. Next is Merkle tree help ensure that data blocks received from other peers in a peer-to-peer network are received undamaged and unaltered. Suppose हमारे पास कोई एक peer to peer नेटवर्क है, उसके अंदर हमें कुछ डाटा का ब्लॉक रिसीव हुआ, तो हम ये चेक करेंगे जो डाटा का ब्लॉक है वो डैमेज तो नहीं है, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं करती है. तो हम ये एश्योर करेंगे कि वो अनडैमेज और अनअल्टर्ड होना चाहिए. Merkle trees can be used to check that other peers in a peer-to-peer network do not lie and send fake blocks. तो हम ये मर्कल ट्री ये भी चेक करता है कि किसी पीयर ने झूठ तो मतलब कोई फेक ब्लॉक्स तो नहीं भेज दिया है जो कि गलत हो. मर्कल ट्री कैन बी यूज टू चेक इनकंसिस्टेंसी. मर्कल ट्री को हम इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी यूज करते हैं. ये तो एप्लीकेशन हो गया. हम यूज देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है. सबसे पहले यूज है ये, इसका हम यूज गिट में करते हैं. अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम is one of the most widely used. Git uses Merkle tree to store its data source. Git किस लिए यूज करता है, डाटा सोर्स को स्टोर करने के लिए यूज करता है Merkle tree का. Apache Cassandra uses Merkle tree to detect inconsistency in replicas. Apache Cassandra जो है, Apache Cassandra वो inconsistency को चेक करने के लिए इसका यूज करता है Merkle tree का. Amazon DynamoDB, a NoSQL distributed database, uses Merkle tree to control discrepancies. मतलब जो कुछ भी एररियस प्रॉब्लम है या कुछ भी बीच में गड़बड़ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए. इथेरियम यूजेस अ मर्कल ट्री. इथेरियम भी मर्कल ट्री का यूज करता है. इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम यूजेस मर्कल ट्री. इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम भी यूज करता है इसका. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी मैनेजमेंट. तो ये है कि ब्लॉकचेन का हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और लैंड रिकॉर्ड्स में और अदर काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं. तो हमें आइडेंटिटी मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी ब्लॉकचेन में. जब कुछ इश्यू आ रहा होगा तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि क्या इश्यू है. तो इस इश्यू को डिस्कस करते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इंडिविजुअल्स एवरी टाइम नीड टू वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिटीज एट ऑल द प्लेसेस. तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे. सपोज हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ता है ना कि हम रोबोट नहीं है, या कभी कभी कैप्चा भी करना पड़ता है, या कभी हमको मेल आईडी अपनी डालनी पड़ती है हम जितनी बार जाते हैं. तो इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करता है. यही इस लाइन में कह रहा है कि कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, जितनी बार भी हम वेबसाइट पर विजिट करेंगे उतनी बार ही हमको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी. एग्जिस्टिंग डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन. जो करंटली आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं. बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किस फॉर्म में होती है, फेस डिटेक्शन कर लिया, थंब इंप्रेशन ले लिया, और ये पासवर्ड बेस्ड भी रहते हैं, और ये अनसिक्योर्ड सिस्टम के अंदर स्टोर रहते हैं. दीज अनसिक्योर्ड सिस्टम आर हाईली प्रोन टू द डाटा थेफ्ट एंड हैकिंग. जो अनसिक्योर्ड सिस्टम रहते हैं उसमें बहुत ही डाटा थेफ्ट करना बहुत ही ईजी और हैकिंग बहुत आसान है. रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन ओवरकमिंग एक्जिस्टिंग आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें ब्लॉकचेन हमारी किस तरीके से हेल्प कर रहा है. फर्स्ट, blockchain decentralized mechanism of identity management helps resolve all the existing issues by providing a new model for identity management system. तो ब्लॉकचेन जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहा है एक नया मॉडल देके आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम का. क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट डाटा फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर बेटर सिक्योरिटी. क्रिप्टोग्राफी जो है डाटा को और आइडेंटिटी को सेपरेट करती है जिससे कि सिक्योरिटी बेटर हो जाए.
With the help of separate data management, companies can possess and obtain data which is of their use while preserving the individual privacy. डाटा मैनेजमेंट का यूज करके जो है कंपनी डाटा को प्रिजर्व कर लेती है और उससे इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी वो मेंटेन रहती है. दिस क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट इंडिविजुअल कंपनीज. विन विन सिचुएशन मतलब फायदे का ही सौदा है गवर्नमेंट के लिए भी, कंपनीज के लिए भी, इंडिविजुअल्स के लिए भी. ब्लॉकचेन इन लैंड रिकॉर्ड्स. A number of government around the world suffer from bad land registry record. तो लैंड रिकॉर्ड्स में ये है कि रजिस्ट्री सिस्टम में जो गड़बड़ होती है, हमारे इंडिया में भी इशू है. सपोज कोई प्लॉट है या कोई घर है, कोई फर्स्ट उसमें फ्रॉड हो जाता है, किसी के नाम पे है, उसको उसको आगे बेच दिया, उसने उसको और आगे बेच दिया, पता चला ये तो किसी और के नाम पे है, चौथी रजिस्ट्री है इसकी. इलीगल काम होते हैं. There are hundreds of years of land record which makes keeping track of land ownership difficult. ये जो लैंड का रिकॉर्ड रहता है ये 100 साल का रहता है. मींस हमारे एंसिस्टर्स के नाम पे थी पहले, फिर हमारे फादर के, फिर हमारे, तो इसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? ओकेजनल लॉस ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट. कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट्स ही खो जाते हैं, जमीन के, घर के. पोस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड काउंटरफिट टाइटल्स. डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी कर दें. डिस्पेरेंसीज विद इन द पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ कर दें. ब्लॉकचेन सिस्टम इज द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. ब्लॉकचेन सिस्टम जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का, इन तीनों प्रॉब्लम्स का और भी कुछ जो प्रॉब्लम्स है. द ट्रांसपेरेंट नेचर ऑफ ब्लॉकचेन मेक्स इट एन इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर यूज इन द पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम, टाइटल रजिस्ट्री एंड लैंड राइट मैनेजमेंट. जो ट्रांसपेरेंट नेचर है ब्लॉकचेन का, उसकी वजह से ये इसको परफेक्ट बनाता है सिस्टम रिकॉर्ड करने के लिए, टाइटल रजिस्ट्री के लिए और लैंड राइट मैनेजमेंट के लिए. ब्लॉकचेन इज मोर इफिशिएंट, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव देन करंट मॉडल्स इन यूज. ब्लॉकचेन इफिशिएंट भी है, रिलायबल भी और कॉस्ट इफेक्टिव भी. जो बाकी मॉडल है उन सबसे ज्यादा है इफिशिएंट, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव. इट प्रोवाइड्स immutable records, secure access and storage, user friendliness and operational simplicity. ब्लॉकचेन की हमको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराता है? इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स मतलब चेंज नहीं कर सकते, सिक्योर एक्सेस सिक्योर है, स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, फ्रेंडलीनेस प्रोवाइड कराता है, ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी प्रोवाइड कराता है. इसमें क्वेश्चन में पूछा था और भी किस किस तरीके के रिकॉर्ड पे एप्लीकेबल है लैंड रिकॉर्ड से और आइडेंटिटी मैनेजमेंट से अलग. तो इसमें हेल्थ केयर रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकता है, बोर्डिंग सिस्टम हो सकता है, और एग्जाम में आप चाहें तो इनको एक्सप्लेन भी करके आ सकते हैं, आपको और बेटर मार्क्स मिलेंगे. तो ये सेफ क्या ये सेफ है या सेफ नहीं है, तो वो देखते हैं. ब्लॉकचेन एंश्योर सेफ्टी थ्रू क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, इम्यूटेबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ब्लॉकचेन जो है वो सिक्योरिटी एश्योर करता है क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी की हेल्प से, इम्यूटेबिलिटी की हेल्प से और डिसेंट्रलाइजेशन की हेल्प से. डाटा कैन नॉट बी ऑल्टर्ड वंस रिकॉर्डेड. अगर एक बार डाटा को रिकॉर्ड हो गया तो हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते. एंड डिसेंट्रलाइजेशन स्टोरेज प्रिवेंट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. डिसेंट्रलाइज स्टोरेज होती है, इस वजह से कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी नहीं होता. एनहांसिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टैम्परिंग. कोई अनऑथराइज्ड पर्सन भी इसमें एक्सेस नहीं कर सकता. जस्टिफिकेशन क्या है हमारी? ब्लॉकचेन इम्यूटेबल एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स इंप्रूव डाटा इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट. ब्लॉकचेन के अंदर जो इम्यूटेबिलिटी होती है मतलब कि हम उसमें अपडेट्स नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड जो होते हैं वो डाटा की इंटीग्रिटी को, ट्रस्ट को बढ़ाता है, एनहांस करता है. इट्स सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर रिड्यूसेस फ्रॉड एंड इनएफिशिएंसीज, making it ideal for government use in managing sensitive information like digital identity and land records. ठीक है, तो ये सिक्योर और डिसेंट्रलाइज होता है जिसकी हेल्प से ये फ्रॉड को रिड्यूस कर देता है, इनएफिशिएंसीज जो कि सिस्टम है उसको रिड्यूस कर देता है. ये गवर्नमेंट के लिए एक आइडियल मॉडल रहेगा जिसकी हेल्प से हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल आइडेंटिटी हो गई और लैंड रिकॉर्ड हो गई. यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन जो प्रीवियस आ चुके हैं, और इस बार मुझे क्वेश्चन लग रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है. सिक्योरिटी कंपोनेंट्स इन ब्लॉकचेन. कौन कौन से सिक्योरिटी कंपोनेंट्स होते हैं? तो हमने हैश फंक्शन भी अलग से पढ़ रखा है पहले, डिजिटल सिग्नेचर भी पढ़ रखा है, एलिप्टिक क्रिप्टोग्राफी पढ़ रखा है, मर्कल ट्री पढ़ रखा है. तो आप इन चारों टेक्निक्स को एक्सप्लेन करके आएंगे उसमें प्रॉपरली अगर सिक्योरिटी कंपोनेंट्स पूछता है ब्लॉकचेन में. तो यहीं पे हमारी यूनिट 5 भी खत्म होती है, ब्लॉकचेन का पूरा सिलेबस खत्म होता है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, and that's all from my side. And like, share and subscribe my channel.